हेलो एवरीवन। आज हम एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंतर्गत सर्वप्रथम देखेंगे एल्काइनिल बेंजीन। इसके बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो असंतृप्त श्रृंखला युक्त बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह है फेनिल प्रोपियोलिक अम्ल। जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है, CO2 निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, फेनिल एसिटिलीन। सेकंड मेथड है हैलोजन प्रतिस्थापित एक द्विबंधित श्रृंखला युक्त बेंजीन व्युत्पन्नों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। ये है बीटा ब्रोमोस्टाइरिन। जब हम इसको अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो इससे क्या निकलता है, यहाँ से H और यहाँ से Br और हमें क्या प्राप्त होती है, फेनिल एसिटिलीन। थर्ड मेथड है इसका द्विहैलो प्रतिस्थापित श्रृंखला युक्त बेंजीन व्युत्पन्नों के विहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। ये है स्टाइरिन। जब हम इसको Br2 की प्रेजेंस में Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो निम्न मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, जो कि NaNH2 के साथ क्रिया करते हैं और फिर इसका जल अपघटन करवाते हैं तो हमें फिर क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिलीन व्युत्पन्न, मतलब फेनिल एसिटिलीन। अब इसकी हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। इसकी फर्स्ट है अम्लीय प्रकृति। तो अणु में CH ट्रिपल बॉन्ड समूह होने के कारण फेनिल एसिटिलीन कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, एसिडिक, और ये धात्विक लवण बनाता है। फेनिल एसिटिलीन की जब सोडामाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से NH3 निकल जाता है और इसका सोडियम लवण बनता है। नेक्स्ट मेथड है इसका रासायनिक अभिक्रिया है अपचयन। फेनिल एसिटिलीन का अपचयन यदि जिंक चूर्ण व एसिटिक अम्ल के साथ करवाया जाए तो एक पाई बंध टूटता है और क्या बनती है, स्टाइरीन। जबकि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाने पर इसके दोनों पाई बंध टूट जाते हैं और एथिल बेंजीन बनता है। ये क्या है, फेनिल एसिटिलीन। जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं जिंक की प्रेजेंस में और एसिटिक एसिड के में तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है अपचयन होने के कारण स्टाइरीन में। इसी प्रकार से फेनिल एसिटिलीन की जब हम अपचयन निकिल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, एथिल बेंजीन। थर्ड है इसका जलयोजन या हाइड्रेशन। तो जलीय डाइऑक्सिन विलयन में मर्क्यूरिक परक्लोरेट व परक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में फेनिल एसिटिलीन का क्या हो जाता है, जलयोजन, और हमें क्या प्राप्त होता है, एसीटोफिनोन। जैसे ये फेनिल एसिटिलीन है, जब हम इसका H2O के साथ क्रिया करवाते हैं डाइऑक्सिन या जल में या मर्क्यूरिक परक्लोरेट और परक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेनिल एसिटिलीन एसीटोफिनोन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है इसका रासायनिक अभिक्रिया होती है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमीन की कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ विलयन को ये क्या कर देता है, रंगहीन। ये है फेनिल एसिटिलीन Br2 के साथ क्रिया करके CCl4 की प्रेजेंस में ये निम्न प्रकार से इसका ये टूट जाता है, यहाँ Br2 जुड़ जाता है और यहाँ Br2। इनके अतिरिक्त इनमें बेंजीन वलय होने के कारण समस्त इलेक्ट्रोफिलिक प्रशिष्टापन अभिक्रिया भी संपन्न होती है। नेक्स्ट है कंपाउंड बाइफेनिल। इसके बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। फर्स्ट है फिटिंग अभिक्रिया। यह वुड्स अभिक्रिया का एक प्रकार से विस्तार है जिसमें कि सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय विलयन में एरिल हैलाइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें बाइफेनिल यौगिक प्राप्त होता है। यह है ब्रोमोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल दो सोडियम अणु के साथ क्रिया करके बाइफेनिल बनाते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ से 2Na1 निकल जाएगा और ये दोनों वलय जुड़ जाती है और क्या मिलता है हमें, बाइफेनिल। नेक्स्ट मेथड है इसका उल्मान संश्लेषण। तो इस विधि में एरिल आयोडाइड को जब हम कॉपर धातु के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बाइफेनिल। तो यह है आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल जब कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, CuI2, और हमें क्या प्राप्त होगा, बाइफेनिल।
यह अभिक्रिया क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन के साथ संपन्न नहीं हो पाती जब तक कि उनमें कोई प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह विद्यमान न हो। जैसे ये वाला है नाइट्रो समूह है, ये प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा CuCl2 और हमें बाइफेनिल प्राप्त होता है। थर्ड मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो कोबाल्ट अथवा निकिल क्लोराइड की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में यदि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया ब्रोमोबेंजीन की क्रिया करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमें बाइफेनिल। किसकी प्रेजेंस में? कोबाल्ट अथवा निकिल क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा MgBr2 और हमें क्या प्राप्त होगा बाइफेनिल उत्पाद। इसका मैकेनिज्म निम्न प्रकार से होता है। यहाँ पर COCl2 की प्रेजेंस में क्या होगा? सबसे पहले MgBrCl यहाँ से निकल जाएगा और COCl में कन्वर्ट होगा। फिर ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ टूटेगा, मतलब कि ये वाला फ्री रेडिकल, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। फिर क्या होगा? इन दोनों का युग्मन होगा और क्या प्राप्त हो जाता है हमें बाइफेनिल यौगिक। तो अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में बेंजीन या ट्राइफेनिल का बनना इस बात को सिद्ध करता है कि यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट मेथड है अंतराण्विक विहाइड्रोजनीकरण। तो नम फेरो ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि उच्च ताप, कितना होना चाहिए उच्च ताप? 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन वाष्प को गुजारा जाए तो बेंजीन वलयों का युग्मन हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है बाइफेनिल। ये इसी मेथड से हम इसका निर्माण करते हैं। बेंजीन के दो मॉलिक्यूल है Fe3, मतलब फेरो ऑक्साइड उत्प्रेरक की प्रेजेंस में जब हम उच्च ताप 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको हम गुजारते हैं तो क्या प्राप्त होता है बाइफेनिल। यह अभिक्रिया भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ही संपन्न होती है। बेंजीन है, यहाँ से ये वाला टूटेगा तो यह फ्री रेडिकल यहाँ रह जाएगा और एक H के पास, फिर ये दोनों बेंजीन फ्री रेडिकल आपस में युग्मन के द्वारा बाइफेनिल में कन्वर्ट हो जाते हैं और H फ्री रेडिकल H2 गैस बना लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है डाईएजोनियम लवणों से। तो यदि बेंजीलिडीन के डाईएजोनियम लवणों का हाइपोफास्फोरस अम्ल के साथ अपचयन करवाया जाए तो बाइफेनिल बनता है। यह बेंजीडीन जब NaNO2 और HCl के साथ 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तक गर्म करते हैं तो क्या कन्वर्ट हो जाता है ये डाईएजोनियम क्लोराइड। फिर नेक्स्ट मेथड H3OPO4 के साथ ये क्रिया करके यहाँ से क्या निकल जाएगा N2 और Cl2 और यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें बाइफेनिल। बेंजीन डाईएजोनियम लवणों को एथेनॉल विलयन में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर भी बाइफेनिल बनता है। इसे हम बोलते हैं गोमबर्ग अभिक्रिया। इसके दो अणु लेंगे हाइड्रोजन सल्फेट के और कॉपर C2H5OH के प्रेजेंस से जब गर्म करेंगे तो यहाँ से N2 निकल जाएगा और H2SO4 निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा हमें बाइफेनिल। नेक्स्ट मेथड है पैलेडियम व कैल्शियम कार्बोनेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि ब्रोमोबेंजीन के क्षारीय एल्कोहलिक विलयन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो बाइफेनिल बनता है। ब्रोमोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? 4, हाइड्रोजन और एल्कोहलिक KOH और पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में करवाएं तो 2 मॉलिक्यूल बाइफेनिल के बनते हैं और HBr निकलता है यहाँ से और N2 यहाँ से बाहर निकलता है। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बाइफेनिल को फेनिल बेंजीन के रूप में भी माना जा सकता है। तो बेंजीन की समस्त इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बाइफेनिल में संपन्न होती है। बाइफेनिल के इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में प्रमुख रूप से पैरा उत्पाद बनता है जबकि थोड़ी सी मात्रा में ऑर्थो उत्पाद की भी प्राप्ति होती है। ये फेनिल बेंजीन HNO3 के साथ H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा पैरा उत्पाद और ये सूक्ष्म मात्रा में बनेंगे। इसका कारण यह है कि
ऑर्थो मेटा पैरा आक्रमण से बने एरिन मध्यवर्ती में ऑर्थो व पैरा आक्रमण से बने मध्यवर्ती अधिक स्थायी होते हैं। जैसे ऑर्थो यहाँ से यूँ टूटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, अनुनाद होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी संरचना, क्योंकि दूसरी तरफ भी फिर क्या है, बेंजीन वलय, तो वो भी संयुग्मन के कारण इसमें अनुनाद की संख्या और अधिक हो जाएगी। पैरा पे अटैक करें तो क्या होगा, यहाँ होगा पैरा पे तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर फिर प्लस चार्ज, ये वाला यहाँ टूटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज। तो ये भी एक अति स्थायी संरचना है क्योंकि इसके साथ फेनिल अटैच है। मेटा पे आक्रमण करें इलेक्ट्रोफाइल का तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। नेक्स्ट में ये टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव, फिर ये वाला और उसके बाद में यहाँ पॉजिटिव। लेकिन इसमें कोई एक ऐसी संरचना अति स्थायी संरचना नहीं बन रही है। तो संरचना थर्ड और फिफ्थ अति स्थायी संरचनाएं हैं क्योंकि इन दोनों में बेंजीन वलय के उस कार्बन पर धनावेश है जो कि फेनिल समूह या दूसरी बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ है। अतः अनुनाद द्वारा यह धनावेश दूसरी बेंजीन वलय में भी विकेंद्रीकृत हो जाएगा, जिससे कि उसका क्या हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ जाएगा। जैसे हम फिफ्थ संरचना की निम्न अनुनादी संरचनाएं बनेगी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये वाला अनुनाद पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बंद बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ बनेगा तो यहाँ प्लस चार्ज, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ प्लस चार्ज। तो इस प्रकार से इसमें निम्न अनुनादी संरचनाएं बढ़ती है जिसके कारण और अतिरिक्त इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। चूँकि ऐसी अतिरिक्त स्थायी संरचना मेटा प्रतिस्थापन में संभव नहीं है, अतः मेटा प्रतिस्थापी बिल्कुल नहीं बनता। ऑर्थो उत्पाद भी पैरा उत्पाद की तुलना में कम बनता है। इसका कारण क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। फेनिल समूह का आकार बड़ा होने के कारण ऑर्थो स्थिति पे क्या होती है, त्रिविमीय में बाधा उत्पन्न होती है, अतः पैरा उत्पाद ही मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। एक प्रतिस्थापी बाइफेनिल में यदि दूसरा इलेक्ट्रोफाइल प्रवेशित कराना हो तो वह सदैव दूसरी वलय में जाता है और ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर जाता है। इसमें इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि पहले विद्यमान प्रतिस्थापी समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है अथवा इलेक्ट्रॉन देने वाला। जैसे NO2 है, जब इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ अटैक होगा इसमें तो निम्न योगात्पाद बनेगा, ऑर्थो वाला और ये पैरा वाला। नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन, रासायनिक अभिक्रिया। तो बाइफेनिल क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराने पर उसकी एक वलय टूट जाती है और क्या प्राप्त होता है हमें, बेंजोइक अम्ल। ये बाइफेनिल है, जब ऑक्सीडेशन कराएंगे क्रोमिक अम्ल की प्रेजेंस में बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसकी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। थैंक यू।